आज लेंजेस लॉ को हम लोग कंप्लीट करेंगे और कुछ वेराइटी के क्वेश्चन अभी देख लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं लेंजेस लॉ का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लेंजेस लॉ में एक आता है, इन योर सिलेबस ऑल्सो इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड मोशन ऑफ ए स्क्वायर लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा करके सिलेबस में मेंशन है, उसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोगों को आता है, आप लोग पहले इसको करो, फिर हम करते हैं। चलो मिलके इसको कर देते हैं, पहले खत्म करते हैं इसको। क्या दिया है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर वाज बेंट टू द फॉर्म ऑफ ए रिंग। कोई एक रिंग बनाया गया, ये एक रिंग है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस दिया है, एक्सियल अलोंग द एक्सिस। अब मैं मेंशन कर दिया कि इनवर्ड है, जबकि क्वेश्चन में ऐसे कुछ मेंशन नहीं है। इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या दिया है, द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम अल्फा प्लस बीटा टी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें पता करना है व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन दिस इन टी सेकेंड्स। पहले चलो देखते हैं सॉल्यूशन में कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग, फ्लक्स थ्रू रिंग। फटाफट आप लोग लिखते जाओ। फ्लक्स थ्रू द रिंग क्या हो जाएगा, बी इंटू नॉर्मल एरिया, दिया है कि इसका रेडियस आर है। अच्छा, ये हो गया फ्लक्स, तो हो गया ये अल्फा प्लस बीटा टी इंटू आर स्क्वायर। फाइन। तो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रिंग, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रिंग इज डी फाई बाय dt। अगर ये d फाई बाई dt है तो डेरिवेटिव करें तो अल्फा तो कांस्टेंट है, बीटा टी आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बीटा आर स्क्वायर, दिस इज द ईएमएफ। ओके, देन व्हाट इज द पावर डेवलप्ड इन द रिंग इज ईएमएफ का स्क्वायर बाय कैपिटल आर, और आई स्क्वायर आर कुछ भी कर सकते हो, पर उसके लिए आई निकालना पड़ेगा। तो इट इज बीटा स्क्वायर, ये पाई एक तो मिसिंग हो गया यहाँ पे, इट इज कमिंग आउट टू बी पाई, सो इट इज कमिंग आउट टू बी पाई। सो ईएमएफ का स्क्वायर हो गया बीटा स्क्वायर आर टू द पावर 4 पाई स्क्वायर बाय आर, ये हो गया पावर। व्हाट इज द हीट जनरेटेड इज पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर एक कांस्टेंट रेट में हो रहा है, इट्स नॉट ए टाइम वेरिएबल क्वांटिटी, समय के साथ डिपेंड नहीं कर रहा है, पावर इज कांस्टेंट। सो पावर अगर कांस्टेंट है तो टी सेकंड में कितना हीट जनरेट होगा, पाई स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाय आर 4 इंटू टी, दिस इज द हीट जनरेटेड। इधर क्लियर, सबको समझ में आया क्या? देखो फाई निकाला, ईएमएफ हो गया डी फाई बाई dt निकाला। जैसे ईएमएफ निकल गया डी फाई बाई dt, तो उससे हम पावर निकाल दिए, पावर हो गया ईएमएफ का स्क्वायर बाई आर, तो फिर पावर का ईएमएफ का स्क्वायर बाई आर हो गया पावर, हीट हो गया पावर इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखिए, ये आपकी बोर्ड की इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सी दिस क्वेश्चन, here are two rails, one end of the rails are joined with resistance R, here is a conducting bar say of length L, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है L, और इसको पुल किया गया with a constant force F0, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा उसको हम लोग देखेंगे। In figure shown, the conducting bar was pulled from rest with or by a constant force F0, कांस्टेंट फोर्स दिया है F0। comment on the motion of the bar, फिर क्या पूछा है, फाइंड मैक्सिमम
velocity attained by bar. Bit number 3, plot variation of velocity with time. ठीक है, and last bit is how the maximum velocity is affected with variation of r को अगर बदलेंगे कैसा मैक्सिमम वेलोसिटी अफेक्टेड होगा, मतलब r को बढ़ाएंगे तो जो फाइनल मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा वो आपको पता करना है। हमें काफी कुछ चीजें आज पढ़ना है, तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि चीजों को अभी मैं करना शुरू करूं। Let us go back to the question. क्वेश्चन में क्या था? Here is a magnetic field, and in this magnetic field, a conducting bar is moving on the rails, conducting rails. The two ends of the ends of the rail are connected by a resistance R. There is a magnetic field. Okay. तो let us proceed for the calculation. पहला बीट में क्या पूछा है? Comment upon the motion of the bar. क्या होने वाला है? जैसे ये बार को आप खींचोगे, शुरू में उसका वेलोसिटी 0 था. Now you applied some force. It starts accelerating. When it starts accelerating, what will happen? Its velocity will increase. When the velocity will increase, there will be an induced EMF. That induced EMF will circulate a current. The current will circulate in such a way that it will oppose the main cause responsible for it. अब ये लूप में करंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खींच रहे हैं, तो ये ऐसे सर्कुलेट करेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर एक ऑपोजिशन फोर्स आएगा. द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बार विल बी इन व्हिच डायरेक्शन? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि मैं खींच रहा हूं टुवर्ड्स राइट, इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. तो क्या लिखेंगे? एज द कंडक्टर मूव्स there is EMF, and because of the EMF there is current. By Lenz law, the current will circulate from A to B. क्योंकि करंट अगर ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स इधर को आएगा, है ना? तो क्या लिखेंगे? When conductor moves, its velocity increases. हाँ, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा. अच्छा, जैसे वेलोसिटी बढ़ने लगेगा तो क्या कहोगे? शुरू में एक्सीलरेशन क्या था? फोर्स बाय मास. लेकिन अभी क्या हो रहा है देखो, सो EMF induced in the bar increases. अच्छा, EMF induced बढ़ गया, and the current circulates to oppose the force F0. तो क्या हुआ? जब ये बार मूव करने लगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा. ऐसा करंट फ्लो करेगा कि ये मेन कॉज को अपोज करेगा. मेन कॉज कौन था? F0 के चलते इसमें मोशन आ रहा था, मोशन के चलते EMF आ रहा था, EMF के चलते करंट आ रहा था. फोर्स को अपोज करेगा. बाय लेंज़ लॉ, the magnetic force on the bar will be to left. तो अभी इसमें करंट सर्कुलेट करेगा और जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. क्या हम B का डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन बदलेगा. B का डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, तब भी बाय लेंज़ लॉ इसको अपोज करेगा. मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन. By changing the direction of B, direction of magnetic force is not going to change. Direction of current will change. करंट ऐसा बदल जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स को हरदम इसी डायरेक्शन में रहना है.
क्योंकि ये बाय लेंजेस लॉ अपोज करेगा जीरो को। आप बी अंदर की तरफ रहे या बाहर की तरफ रहे, अकॉर्डिंगली द करंट हियर विल बी एडजस्टेड सो दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू दिस, है ना। तो इस केस में हमारा क्या हुआ, दिया है कि द मैग्नेटिक फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो करंट इन बार will be from कहां से कहां पर अपोज करेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स इधर को होगा, मतलब करंट को ऊपर की तरफ होना है, फ्रॉम ए टू बी, मैग्नेटिक फोर्स ए टू बी होगा। अच्छा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा आप कहोगे increase in velocity, when velocity increases what will happen, EMF increases, what will happen, the current increases, then what will happen, the magnetic force increases, then what will happen, the net force that is F0 minus magnetic force, ये चीज क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है, ये घटेगा, मतलब एक्सीलरेशन घटेगा, कुछ समय के बाद फाइनल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। जब फाइनल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तब बार का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फाइनली एक्सीलरेशन बिकम्स जीरो and bar moves with constant velocity v0। चलो मानते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी v0 होगा। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी v0 होगा। ये हो गया मोशन ऑफ द बार। तो क्या हो गया, बार विल मूव। क्या देख रहे हो, अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम करते हैं, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था? नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं था। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होता तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसे होता। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सीलरेशन घट रहा था, एक्सीलरेशन घट रहा था तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा होने वाला है कि ऐसा होने वाला है, ए होने वाला है कि बी होने वाला है। इट्स ए डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, द स्लोप मस्ट डिक्रीज, स्लोप मस्ट डिक्रीज। देखो स्लोप होता है tan थीटा, ये थीटा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, स्लोप मस्ट डिक्रीज मींस द एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, सो द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, हम कहेंगे इसमें हमारा जो डायग्राम होगा VT डायग्राम वो भी दिखने में कुछ इस किस्म का होगा। एंड फाइनली दिस विल अटेन ए वेलोसिटी v0। द वेलोसिटी टाइम डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। तो आपको इतना ही करना है और बताना है कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखेगा कुछ ऐसे। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया? यस। तो ये सबको समझ में आया कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें क्या पता करना है, सेकंड बिट में देखिए, सेकंड बिट में दिया है पता करना है व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, ऐसा करके कुछ पूछा है। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। सेकंड बिट में पूछा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बार। मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम डायग्राम हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी देखना है। चलिए बिट नंबर 2 में देखेंगे when velocity is constant, तो आप कहोगे एक्सीलरेशन इज जीरो, दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आपका F0, दोनों बराबर होंगे तभी एक्सीलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब अगर कंडक्टर में करंट I है, BIL इज इक्वल टू F0, I is final current in बार। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा होगा तो कांस्टेंट EMF होगा तो कांस्टेंट करंट होगा। तो इसका मतलब हो गया I is equal to F0 by BL। लेकिन आप जानते हो कि अगर ये बार में EMF E हुआ है, अगर ये बार में EMF E हुआ है तो हम कहेंगे इसमें EMF कितना है? If it is moving with a velocity v, it is BLV,
है कि नहीं? अगर ये रेजिस्टेंस R है तो व्हाट इज द करेंट? EMF बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू F0 बाय BL। और EMF कितना था? BLV by R when a bar of length L moves with a velocity V0, the EMF will be BL V0 by R is equal to F0 by BL। क्या मिला? इसमें से V0 का वैल्यू मिल गया। क्या मिला? We find V0 is equal to F0 R by B square L square। It is F0 R by B square L square। So this is the final velocity we are getting. This is the maximum velocity it can get. After it gets this velocity, the EMF will be sufficient to develop a current, which will be sufficient to develop a magnetic force to nullify, to compensate, to counterbalance the applied force F0। समझ में आया क्या? जब इतना वेलोसिटी में जाएगा तभी ये ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी विल बी लाइक दिस। समझ में आया? हम फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अगर फाइनल वेलोसिटी V0 है तो हम कहेंगे द नेट फोर्स विल बी 0। वहां से निकला कि फाइनल वेलोसिटी विल बी F0 R by B square L square। ठीक, अगर फाइनल वेलोसिटी V0 है तो EMF कितना हो गया? BL V0। EMF कितना हो गया? BL V0। करंट कितना हो गया? EMF by R। और यहां से देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू दिस, तो हम ऐसे निकाल दिए मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू F0 by BL, EMF by R इज इक्वल टू F0 by BL, और उसमें से V0 का वैल्यू निकल गया। क्या देख रहे हैं? अगर ये R ज्यादा होगा, सोचो R अगर ज्यादा होगा तो फिर करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे काफी समय लगेगा मैग्नेटिक फोर्स को इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो R ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? देखो तो when R is more the final velocity will be more, R is less the final velocity will be less। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या दिखेंगे? लास्ट बीट में हम लोग ये देख रहे हैं कि with increase in R the final velocity of bar increases, final velocity of the bar increases। ठीक है, बार का फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा। और अगर ये हाल में मैं निकालना चाहूंगा कि जस्ट पूछा तो नहीं है, चलो वेरीफाई करते हैं। लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दे मैं आस्क यू कि द लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वेरिफिकेशन दैट द लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मैकेनिकल पावर? मैकेनिकल पावर स्पेंट, मैकेनिकल पावर स्पेंट कितना है? आप इसको खींच रहे हो F0 स्पीड में, फोर्स में, और ये मूव कर रहा है V0 वेलोसिटी में। पावर का फॉर्मूला तो मालूम है, F0 into V0। कितना हो गया? V0 का वैल्यू मालूम है, डालो तो इट इज F0 स्क्वायर इंटू V0, अच्छा, इंटू R बाय B स्क्वायर L स्क्वायर। ये हो गया मैकेनिकल पावर। अच्छा, व्हाट इज द थर्मल पावर? थर्मल पावर, थर्मल पावर क्या हो जाएगा? इट इज EMF का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। EMF कितना है? BLV0 का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, है कि नहीं? अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज B स्क्वायर L स्क्वायर, और BLV0 यहां पर भी लिख सकते थे। एनीवे, B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। V0 का स्क्वायर, V0 का स्क्वायर करो, V0 का स्क्वायर रह गया। V0 का स्क्वायर क्या हो गया? F0 स्क्वायर R स्क्वायर बाय B स्क्वायर L स्क्वायर का स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करें, ऊपर का एक नीचे का एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? F0 स्क्वायर R स्क्वायर, नहीं एक R कैंसिल हो जाएगा, F0 स्क्वायर R, F0 स्क्वायर R, इधर R स्क्वायर है, इधर R है, एक R कैंसिल हो गया, B स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? B स्क्वायर L स्क्वायर। सो व्हाट यू फाइंड? जिस रेट में आप इसको खींचने में जो मैकेनिकल पावर स्पेंड कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड। द लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब आप इसको खींचने में जो एनर्जी स्पेंड करो दैट इज बीइंग डेवलपिंग हियर ए मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर दोनों बराबर है। लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं आप लोग कैसे टैकल करते हो। सी हियर, ये सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस है, कुछ डाटा नहीं दिया है। यहाँ पर दिया क्या है, दिया ऐसा है कि ये कोई एक बार है, दिस बार इज बीइंग पुल्ड विथ ए कांस्टेंट फोर्स F0। यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई जानकारी नहीं है। इन फिगर शोन the bar is moving with a constant velocity v0. Find the current in resistance R. current in रेजिस्टेंस आर। ये बहुत पुराना एक सीबीएसई वालों का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिया है, नथिंग इज गिवन, खाली मेंशन है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ये बार जो है दिया गया है, इट इज बीइंग पुल्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v0 बाय ए फोर्स F, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0। जब कोई फोर्स F0 खींच रहा है, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0। पूछा है बताओ व्हाट इज द करंट हियर, magnitude and direction of current. Find the magnitude and direction of current in the bar. हमें निकालना है magnitude, find the magnitude and direction of current, magnitude and direction of current in रेजिस्टेंस R, इन रेजिस्टेंस R। आपको R में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट पता करना है। दिया क्या है आपको, देखो तो ओनली F0 दिया है और इसको खींचा जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में, v0 में दिया है। पूछा है R में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट दिया है, और ये इसमें ये दिया है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है कितना है वो दिया नहीं है, लेकिन ऐसा दिया है कि ये अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। रेफर टू दिस फिगर। ऐसा फिगर में आपको पता करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस। क्या आप लोग पहले बता सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? सोचो तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा कि द मैग्नेटिक फोर्स विल बी अपोजिट टू F0, है कि नहीं? तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे बाय लेंजेस लॉ induced current opposes the driving force F0। अच्छा, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स विल बी डाउनवर्ड। सो I इज कैसे होगा ये बताओ, इसमें कैसे करंट होगा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा F0 का ऑपोजिट होगा, फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर जाएगा तो फोर्स ऐसे होगा। सो I इज A to B, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और R में पूछा है तो ऑब्वियसली इट विल बी डाउनवर्ड्स। कितना है वो भी पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। अगेन बाय लेंजेस लॉ, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हुआ लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हुआ जो हम इसको खींचने में एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं दैट एनर्जी मस्ट बी डेवलपिंग हियर। तो हम क्या कहेंगे मैकेनिकल पावर स्पेंट
mechanical power spent in pulling the bar is equal to electrical power developed. सो मैकेनिकल पावर कितना है F0 V0, इलेक्ट्रिकल पावर कितना है I²R। कोई डाटा जानने की जरूरत नहीं, आपको I का वैल्यू मिल गया, F0 V0 बाई R का √। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस। जितना मैकेनिकल पावर स्पेंड होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल पावर दिया रहेगा, इलेक्ट्रिकल पावर पूछेंगे ऐसे करके, और इलेक्ट्रिकल पावर दिया रहेगा कि रेजिस्टेंस में करंट आई जा रहा है, कांस्टेंट करंट आई जा रहा है, बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी और व्हाट इज द फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है उसको खींचने के लिए, ये भी कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये बात समझ में आया। अभी हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ ए स्क्वायर लूप in a uniform magnetic field. इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट हुआ लूप इनसाइड द फील्ड, अब यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा ध्यान से देखना, आपकी सिलेबस में ये मेंशन टॉपिक है, ये लिखा है कि मोशन ऑफ ए स्क्वायर लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके सिलेबस में ही लिखा है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगुलर लूप है और स्क्वायर लूप, से इट इज ए स्क्वायर लूप। अब ये स्क्वायर लूप को मूव करवाया जा रहा है से विद सम वेलोसिटी v। स्क्वायर लूप का नाम दे देते हैं, A B C D नाम दे दिए। ठीक है, हमें निकालना है ढेर सारी चीजें। तो ये स्क्वायर लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दो b, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये स्क्वायर लूप मूव कर रहा है, तो स्क्वायर लूप इज एंटायरली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हम लोग पहला पार्ट देख रहे हैं। पहला पार्ट में कुछ चीजें निकालेंगे, क्वेश्चन और आंसर एक एक करके करते जाएंगे। फाइंड EMF induced on each side of loop। लूप का हर एक साइड में क्या है? ठीक है, लूप का हर एक साइड में EMF क्या होगा, AB में क्या होगा, BC में क्या होगा, CD में क्या होगा, AD में क्या होगा। तो एक एक करके सॉल्यूशन भी लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन AD में क्या EMF होगा? AD स्क्वायर लूप का साइड लेंथ L दिया है, फिगर में दिखाया है, चलो ये L है, स्क्वायर लूप का साइड लेंथ L है। नाउ L लेंथ का कंडक्टर मूव कर रहा है v वेलोसिटी में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो स्क्वायर लूप E अक्रॉस AD क्या हो जाएगा? फॉर्मूला था, याद होगा, BLV sin थीटा, इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इट इज कमिंग आउट टू बी BLV। क्या बता सकते हो A और D में से हायर पोटेंशियल में कौन रहेगा? हु विल गेट हायर पोटेंशियल? आप कहोगे यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, तो आप कहोगे दी अपर एंड विल बी कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस, लोअर एंड विल बी कैरिंग नेगेटिव चार्जेस। तो क्या कहोगे आप? कहोगे कि ये कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं? अच्छा, AD के साथ जो हाल है BC के साथ भी तो वही हाल है, सो दैट इज सेम एज E अक्रॉस BC। तो EMF अक्रॉस AD इज सेम एज EMF अक्रॉस BC। अब बात करना है व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द लेंथ AB एंड CD। क्या बता सकते हो व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द लेंथ AB एंड CD? जीरो। देखो EMF induced in the length AB and CD is going to be 0।
Why? Because the conductor does not have any length perpendicular to the magnetic field. ये जो कंडक्टर है उसका वेलोसिटी इज along this velocity. हम बताए थे कोई एक कंडक्टर में ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब उसके अंदर की चार्जेस मैग्नेटिक फोर्स के तहत डिस्प्लेस हो जाए, लेकिन इसके अंदर जो चार्जेस है वो जब ऐसे मूव करेंगे उनके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ आएगा तो कहाँ जाएंगे? द कंडक्टर पोजेसिंग नो लेंथ इन परपेंडिकुलर टू V एंड B, तो उसमें ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0. तो आप कहोगे इसमें इन AB एंड CD, EAB and ECD is equal to 0 because length perpendicular to V and B is 0. अच्छा, बिट नंबर 2, पहला बिट क्या पूछा? हर एक पार्ट में ईएमएफ बताओ. दोनों पार्ट में ईएमएफ बता दिए, इन दोनों में 0 हो. ठीक है. सेकंड पार्ट है फाइंड लूप ईएमएफ. लूप ईएमएफ का मतलब क्या है? जैसे हम कहेंगे कोई एक सर्किट में ऐसे अगर ढेर सारे बैटरी है और कोई पूछेगा मान लो कि ये 6 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, व्हाट इज द लूप ईएमएफ? तो आप एक बार घूम जाओ, कितना ईएमएफ गेन कर रहे हो? एक बार घूमोगे तो यहाँ पर गेन कर रहे हो 6, यहाँ पर गेन कर रहे हो 8, तो हो गया 14, -10 हो गया 4, -1 हो गया 3. लूप ईएमएफ इज 3 है कि नहीं? एक बार घूमने में जो ईएमएफ गेन होता है उसको लूप ईएमएफ कहते हैं. अगर हम अपना ये वाला सर्किट को देखेंगे, तो क्या देखोगे? अपना ये सर्किट दिखने में कैसा है? ये है AB EAD और ये है 0, यहाँ पे भी तो वही हाल है, ये है 0, यहाँ पे है EBC और आपको मालूम है कि EAD एंड EBC आर बोथ इक्वल, अभी देख चुके हैं हम लोग. तो व्हाट इज द लूप ईएमएफ? एक बार घूम के आने में लूप ईएमएफ कितना होगा? जितना गेन करोगे उतना लॉस करोगे. तो क्या कहोगे? सॉल्यूशन में कहेंगे लूप ईएमएफ इज 0. लूप ईएमएफ क्यों 0 हुआ? बिकॉज AD एंड BC आर सेम, इसलिए 0 हुआ. और आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो. लूप ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला क्या था? इट इज D phi loop by dt. जब ये कंडक्टिंग लूप मूव कर रहा था, इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स एट एनी पोजीशन वाज सेम. हियर आप कहोगे फाई लूप इज ए कांस्टेंट, है कि नहीं? ये लूप यहाँ पे रहे या थोड़ा सा आगे रहे, हम कहेंगे ये वाला लूप जो है यहाँ पे रहे और यहाँ पे रहे, कहीं भी रहे उसके अंदर से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जा रहा है. फाई लूप इज ए कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फाई लूप का? 0. तो लूप ईएमएफ इज 0. ऐसा भी समझ सकते हो. समझ में आ रहा है क्या? लूप ईएमएफ इज 0. मैं दोनों तरीका आपको बता दिया सोचने का. कभी जो मेथड आपको आसान लगेगा उस मेथड में कर लेना. अच्छा, बिट नंबर 3, फाइंड करेंट इन द लूप. अच्छा, लूप में करंट पता करना है. अब करंट लूप में कैसे पता करेंगे? तो आप कहोगे सॉल्यूशन में कहोगे लूप करंट इज नथिंग बट ईएमएफ ऑफ द लूप बाय रेजिस्टेंस. लेकिन लूप का ईएमएफ कितना है? 0 है, सो करंट हो जाएगा 0. नो करंट. दैट मींस व्हेन दिस the square loop is moving inside the magnetic field, there will be EMF in different parts of this conducting loop, और करंट कितना हो जाएगा? 0. There is no current in the loop. समझ में आया क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है. A square loop is moving inside a magnetic field, uniform magnetic field. यूनिफॉर्म होना जरूरी है. Uniform magnetic field. What is the current in the loop? What is the magnitude and direction of current in the loop? क्या कोई भी ब्रांच में कोई EMF नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, but they are counter balancing. So the loop EMF is coming out to be 0. इंटरेस्टिंग पार्ट तो तब होगा जब इसको हम खींच के इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. चलिए उसको अभी हम लोग देखते हैं.
a square loop of side length L and total resistance R was pulled out of a uniform magnetic field B0 or B at a constant velocity V और V0। तो ये लूप को आप जबरदस्ती खींच के बाहर लेने की ऐसे कोशिश कर रहे हो। When you are trying to move this loop out, तो while crossing the boundary, we want to analyze. When the loop is crossing the boundary Mn, बाउंड्री क्या है? Mn is the boundary, इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है Mn। फाइन एक एक करके चीजें हमको अभी निकालना है। पहले सबको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम ज्यादा कुछ चीजें यहाँ पे लिख पाएंगे। तो जब ये Mn बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, फाइन बिट नंबर 1 में क्या पूछा है? EMF induced on each side of loop find loop EMF। ठीक है। बिट नंबर 3 मैग्नीट्यूड and direction of current, magnitude and direction of current in loop, magnitude and direction of current in loop। ठीक है। और ये था बिट नंबर 3। बिट नंबर 4 क्या दिया? बिट नंबर 4 में फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन बिट नंबर 4। बिट नंबर 5 टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in pulling the loop out of field। फिर से इसको खींच के बाहर निकालेंगे तो कितना वर्क होगा? लास्ट बिट टोटल हीट जनरेटेड in pulling the loop out, out total heat generated in the loop, that's all, total heat generated in the loop। ये आपके पास 6 बिट्स हैं और ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या दिया गया है? ये कोई एक, ये ऐसा है कि कोई एक, ये ऐसा है कि कोई एक स्क्वायर लूप को हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में बाहर खींच के लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जब इसको बाहर खींच के लेने की कोशिश कर रहे हैं, कितना वेलोसिटी में ले रहे हैं? से हम इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी में बाहर की तरफ खींच रहे हैं। चलो दिया है दैट वेलोसिटी इज v0 वेलोसिटी में खींच के आप बाहर ले रहे हो, और इसका डिफरेंट पॉइंट्स को नेमिंग करती है A B C D।
पहला बिट पूछा है ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द लूप। जब ये खींच के आप बाहर ले रहे हो, कौन कौन सा साइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या एबी में होगा, क्या बीसी में होगा, क्या सीडी में होगा, क्या एडी में होगा? कौन कौन से साइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा? एबी में ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? यस, दिस ए कंडक्टर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या बीसी में होगा? बीसी में नहीं होगा, बिकॉज द लेंथ द कंडक्टर हैज नो लेंथ परपेंडिकुलर टू बी एंड बी। क्या एडी में होगा? नहीं। क्या सीडी में होगा? ये तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो देन बी ईएमएफ ओनली ऑन द साइड एबी। तो ये चीज को हमें लिखना है। तो क्या लिखना है? सॉल्यूशन में जाएंगे आगे। सॉल्यूशन बिट नंबर 1, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड only on side AB, and what is that EMF across AB? It will be equal to BLV। ये हो जाएगा BLV। और कितना होगा? कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा? A और B। सोचो ये पॉजिटिव चार्ज किधर भागने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है, तो फोर्स इसके ऊपर इधर को आएगा। यू नो दिस टर्मिनल विल बी हाई पोटेंशियल, दिस टर्मिनल विल बी लोअर पोटेंशियल। तो आप कहोगे द ईएमएफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। अच्छा, बाकी और किसी भी साइड में ईएमएफ नहीं होगा। ठीक है। फिर पूछा है लूप ईएमएफ, फिर पूछा है फाइंड लूप ईएमएफ। अच्छा, तो लूप ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं। बिट नंबर 2, लूप ईएमएफ। लूप ईएमएफ निकालने के मैं आपको दो तरीका बताया प्रीवियस केस में। एक बार लूप में घूम के आओ, देखो कि क्या ईएमएफ गेन हो रहा है। ऐसे एक बार घूम के आओ तो कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू बीएलवी, है कि नहीं? एक बार ऐसे घूम के आओगे तो हियर यू फाइंड ईएमएफ इज बीएलवी। तो यहीं पे तो गेन कर रहा हूं और कहीं कोई वोल्टेज नहीं है, ईएमएफ नहीं है। लूप ईएमएफ का आपको मैं दूसरा तरीका भी बताया, डी फाई लूप बाई dt, नहीं डी फाई लूप बाई dt। चलिए डी फाई लूप बाई dt करके देखते हैं थोड़ा कैसे हो रहा है क्या? थोड़ा इस चीज को मैं लेके जाऊंगा सो दैट आई कैन जस्टिफाई। डी फाई बाई लूप बाई dt भी आपको वही कुछ दे रहा है जो हम लोग इसमें निकाल रहे हैं। हम डी फाई लूप बाई dt करना चाहते हैं और लूप ईएमएफ निकालना चाहते हैं। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं सो दैट वी कैन सी हियर। जब ये बाहर निकल रहा था, चलिए कोई एक इंटरमीडिएट सिचुएशन लेते हैं। जब ये डिस्टेंस था x, मैं क्या निकाल रहा हूं? लूप ईएमएफ। एक सेकंड मेथड में व्हेन और एट दी पोजीशन शोन, व्हाट इज फाई लूप? क्या कोई बताएगा फाई लूप क्या है? इट इज बी इंटू एरिया नॉर्मल टू द लूप। लेकिन ये वाला एरिया तो बाहर निकल गया है, जो एरिया अंदर है वो एरिया कितना है? ये है L, ये है X, इट इज BLX। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा भाई? ईएमएफ हो जाएगा डी फाई लूप बाई dt। डी फाई लूप बाई dt क्या हो जाएगा? BL। x ही तो बदल रहा है, b और l कांस्टेंट है, सो dx by dt। बट व्हाट इज दिस dx by dt? दिस इज v0 बिकॉज़ दिस इज बीइंग पुल्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v0। समझ में आ रहा है क्या? x किस रेट में बदल रहा है? जिस रेट में ये बाहर निकल रहा है। तो हम कहेंगे इट इज सेम एज BL v0। तो ईएमएफ निकालने का दो तरीका हुआ, एक तो हुआ डी फाई लूप बाई dt और इट इज द ईएमएफ गेन इन द लूप while moving once completely through the loop। जो मेथड जब आपका जैसे आसान लगेगा वैसे आप कर लेना। ये बन गया आपका लूप ईएमएफ। फिर क्या पूछा है इसमें फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। यस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है। चलिए डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं। बीट नंबर 3 में डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो तो जब आप ये लूप को खींच के बाहर ले रहे हो, there is a change in flux, there is a EMF, there will be a current circulating, and by Lentz's law that current opposes all the causes responsible for it। सारा जो कॉज है उसको अपोज करेगा। अच्छा बताओ ये करंट यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है। फ्लक्स बदल रहा है मतलब इनवर्ड फ्लक्स बदल रहा है। अच्छा, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? व्हेन यू आर पुलिंग द लूप आउट, अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? इट इज डिक्रीजिंग।
जैसे आप इसको खींचते खींचते बाहर ले लोगे, कुछ समय के बाद देखोगे उसके अंदर से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है। मतलब जब अंदर था ज्यादा फ्लक्स जा रहा था, जैसे निकलने लगा इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या करने की कोशिश करेगा, इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा कि आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा? इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, उसको अपोज करेगा, मतलब इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे बाय लेंजेस लॉ, बाय लेंजेस लॉ, लेंज तो नाम है तो कैपिटल लिखते हैं, by Lenge's law, the induced current opposes क्या? Opposes the decrease in inward flux, decrease in inward flux by developing inward flux। सोचो ये इनवर्ड फ्लक्स डेवलप करने की कोशिश करेगा, कैसे भाई? अपोजिंग, भाई क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स घट रहा था तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे कैसा करंट होना चाहिए कि करंट के चलते यहाँ पर फ्लक्स इनवर्ड बनेगा। करंट कैसे होना चाहिए, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्या होना चाहिए? द करंट मस्ट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ताकि जो फ्लक्स बनेगा वो इनवर्ड बनेगा। ओ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा यहां से तो फ्लक्स तो बाहर निकलेगा, हमें इनवर्ड फ्लक्स बनाना है, इनवर्ड फ्लक्स बनाना है, तो ऐसा ऐसा जाएगा तभी तो इनवर्ड फ्लक्स बनेगा। इसका मतलब हुआ हाउ द करंट शुड फ्लो इन द लूप, द करंट शुड फ्लो क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हुआ thus the current in loop must be clockwise, must be clockwise। कैसे पता चला? लेंजेस लॉ से पता चला। अगर आप कोई दूसरा तरीके से भी सोचना चाहोगे, मैं क्या किया यहाँ पर, मैं देखा कि इसमें जो आपका फ्लक्स बदल रहा है इसीलिए इंड्यूस करंट उसको अपोज कर रहा है। सोचो तो ये फ्लक्स क्यों घट रहा है, क्योंकि कोई इसको खींच के बाहर ले रहा है। अच्छा तो इंड्यूस करंट ऐसा फ्लो करेगा जो खींच रहा था उसको भी अपोज करेगा, उसको भी अपोज करेगा। अब जैसे भी करंट फ्लो करे, करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, बीसी के ऊपर जैसा फोर्स आएगा एडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा, क्योंकि दोनों का करंट उल्टा डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एडी और बीसी के ऊपर जो फोर्सेस आएंगे वो हरदम कैंसिल कर जाएंगे, तो जो नेट फोर्स होगा वो एबी के ऊपर होगा, सीडी के ऊपर तो होगा नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। मतलब एबी के ऊपर जो फोर्स होगा दैट इज द नेट फोर्स, एंड दैट नेट मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इन ऑपोजिशन टू द मोशन ऑफ द लूप। आप लूप को खींच के बाहर लेने की कोशिश कर रहे हो तो मैग्नेटिक फोर्स किधर को होगा, किधर को होगा, है कि नहीं? तो सोचो एबी में कैसा करंट फ्लो करने से ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट मींस द करंट हैज टू बी yes the current has to be like this, मतलब clockwise। either way you can think। डायरेक्शन ऑफ करंट जानने का आप फोर्स की सहारा ले सकते हो, चेंज इन फ्लक्स की सहारा ले सकते हो, ठीक है? तो पता चल गया कि करंट विल बी क्लॉकवाइज। हाँ अब हमें मैग्नीट्यूड भी पता करना है, खाली डायरेक्शन नहीं, हमें मैग्नीट्यूड भी पता करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैसे पता करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर कोई एक बैटरी था जिसका ईएमएफ पीएल भी था, ये पूरा लूप ऐसे था और ये पूरा लूप का टोटल रेजिस्टेंस आर था, ठीक नहीं? टोटल रेजिस्टेंस आर था। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या हो जाएगा फिर? ऑफ करंट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू BLV by BL V0 because it was being pulled with a constant velocity V0। क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट समझ में आया? ये सब 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, ये मत सोचो कि लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। फिगर दिया रहेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। ओके द करंट विल बी BL V0 by R, ठीक।
फिर क्या पूछा है उसके बाद पूछा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन। ठीक है, बीट नंबर 4 में अब जब हम इस लूप को खींच के बाहर ले रहे हैं, जब इस लूप को खींच के हम बाहर ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके ऊपर वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ताकि हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में बाहर की तरफ ले पाएंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी में लेने के लिए हमारा लूप के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो व्हाट फोर्स आई एम सपोज टू अप्लाई, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा यस कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप, मैग्नेटिक फोर्स और नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप इज इक्वल टू फोर्स ऑन which साइड, कौन सा साइड का फोर्स होगा, कौन सा साइड का फोर्स को हम नेट मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, ए बी। क्यों BC का फोर्स को क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, why will not consider the force on the side BC and AD, because these two forces are equal and opposite, they will be cancelling out। तो किसका फोर्स रह जाएगा, AB का फोर्स रह जाएगा। तो क्या कहेंगे the force on AB के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कितना है, BIL। अच्छा, I का वैल्यू तो मालूम है, डाल दिया गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V0 बाई R, ये हो गया फोर्स रिक्वायर्ड। अब फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप इज कमिंग आउट टू बी दिस, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन net force on the loop must be zero, so external force required must be equal to and opposite to the magnetic force। इसका मतलब हुआ magnitude of external force will be B square L square V0 by R। तो what force is required to pull the loop out with constant velocity, B square L square V0 by R। क्या ये चीजें सबको समझ में आ रहा है? यस। थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है ना, करना पड़ेगा। बीट नंबर 5 में कुछ निराला चीज पूछा है, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड। अच्छा, ये लूप को फील्ड से बाहर खींचने में क्या वर्क करना पड़ेगा, चलिए सोचते हैं, ये चीज को लेके चलते हैं और फिर सोचते हैं कि इसको खींच के बाहर लेने में हमें क्या वर्क करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं इसको खींच के लेने में हमें क्या वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अब इस लूप को मैं खींच के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले रहा हूं। जब ये लूप को मैं खींच के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले रहा हूं, मुझे कितना फोर्स लगाना है और कितना दूर लगाना है, F डॉट S विल बी द वर्क डन। अच्छा देखो, ये लूप जब तक अंदर था, जब तक पूरा का पूरा अंदर था, इससे प्रीवियस आर्टिकल में हम लोग देख लिए, देयर वाज नो करंट, नो फोर्स रिक्वायर्ड, नो EMF, नथिंग, है ना। जैसे एक हिस्सा इसका बाहर निकला, तुरंत उसके बाद करंट सर्कुलेट होने लगा और क्या हुआ, एक फोर्स की जरूरत पड़ा, पहले नहीं था। मतलब ये जो फोर्स लगा के आप देखना चाहते हो कितना वार्क होगा, तो पहले देखना है कि फोर्स को लगा के उसको कितना दूर खींचना पड़ रहा है, हाउ फार यू हैव टू पुल इट, जब तक ये लूप बाहर निकल जाए। एक बार ये बाहर निकल गया तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर गया तो सारा चीज गायब हो गया। जैसे इसको खींच के बाहर लेंगे तो कितना दूर खींचना पड़ेगा, डिस्टेंस L, क्योंकि ये साइड लेंथ इसका L है। तो क्या कहेंगे, वर्क डन बाय F0 in pulling the loop out is equal to F0 into L, और F0 जो एक्सटर्नल फोर्स है अभी तो थोड़ी देर पहले निकाल दिए, it was B square L square V0 by R, it was
बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी जीरो बाई आर इंटू एल, मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल गया? क्या ये एफ जीरो इंटू एल समझ में आया? फोर्स लगा कितना खींचना पड़ेगा? एल खींचना पड़ेगा। अच्छा तो कितना हो गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर एल क्यूब, बी स्क्वायर एल क्यूब, सॉरी बी स्क्वायर एल क्यूब वी जीरो बाई आर, ये हो गया आपका वार डन। इसको खींच के निकालने में जो वार्क होगा वो ये होगा। ठीक है, फिर लास्ट बिट में क्या पूछा है? लास्ट बिट में पूछा है ऑल्सो फाइंड द हीट जनरेटेड इन द लूप। अच्छा, ये लूप में कितना हीट जनरेट होगा? हीट जनरेटेड इन द लूप में कितना हीट जनरेट होगा? वो तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर I इज द करेंट, I स्क्वायर R इज द पावर, I स्क्वायर R इंटू T इज द हीट जनरेटेड। तो I क्या है? इट वॉज EMF ऑफ द लूप बाय रेजिस्टेंस। EMF ऑफ द लूप क्या था? BL V0 बाई R। अच्छा, R तो मालूम है। T टाइम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करेंट। करंट कितना समय के लिए सर्कुलेट किया? जब तक ईएमएफ था। कब तक ईएमएफ था? जब तक फ्लक्स बदल रहा था। कब तक फ्लक्स बदल रहा था? जब तक एक हिस्सा अंदर था। एक बार ये बाहर निकल गया तो फिर देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। बाहर निकलने के लिए समय कितना लगेगा? ये तो v0 स्पीड में जा रहा है ना, इट इज मूविंग विद स्पीड v0। बाहर जाने के लिए कितना समय लगेगा? L by v0 isn't it? तो आप कहोगे the time for which the current circulates in the loop is given by L by V0। अगर ये L by V0 है तो फिर तो आप क्या कहोगे? हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस वायर कितना हो रहा है? थोड़ा देखिए तो इट इज I स्क्वायर R इंटू T। इट इज I स्क्वायर R इंटू T। T तो स्मॉल t लिए। अच्छा, I स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर V0 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? I स्क्वायर इंटू R हो गया ये। T कितना हो गया? L बाय V0। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ रहा है? देखो ये R स्क्वायर को खा गया, ये V0 स्क्वायर को खा गया। क्या मिल गया? बी स्क्वायर एल क्यूब V0 बाई R। इज नॉट इट वेरी इंटरेस्टिंग? खींच के निकालने में जितना वर्क किए थे उतने ही हीट जनरेट हो रहा है। द लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। खींच के निकालने में जितना वर्क हुआ उतना ही हीट जनरेट हो रहा है इसमें। ठीक है, उतना ही हीट इसमें जनरेट हो रहा है। क्या चीजें समझ में आ रहा है? Yes sir. In figure shown there is some magnetic field between AB and CD। ये बाउंड्री के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। पूछा है कि दोनों स्क्वायर लूप उसके अंदर से जा रहे हैं, एक घुस रहा है एक निकल रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप? आपको सोच के बताना है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच लूप इन फिगर। क्या बता सकते हो? पहला लूप में जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? अभी अंदर घुस रहा है, ये देखो अंदर घुस रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है। कौन सा फ्लक्स? इनवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप ये लूप को अंदर लेते जाओगे उसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बढ़ने लगेगा। इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, करंट इसको अपोज करता है। करंट क्या करेगा? व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड करंट? इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। आउटवर्ड तो करंट कैसे फ्लो करेगा कि आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा? अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली जो करंट होगा, जो फ्लक्स होगा वो इनवर्ड होगा, लेकिन उसको तो आउटवर्ड बनाना है। सो करंट विल नॉट बी लाइक दिस, rather the current will be like this। तो अब वो बनाएगा आउटवर्ड फ्लक्स। देखो ऐसे करंट जा रहा है तो आउटवर्ड फ्लक्स बन रहा है। See here this loop is being pulled out। ये तो अभी हम लोग केस की, इसमें क्या था? When you are pulling this loop out, the inward flux is decreasing।
तो करंट विल ट्राई टू प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स, दैट मींस इसमें जो करंट होगा वो ऐसे होगा, है ना, यू सी दे आर मूविंग लाइक दिस। तो आप क्या कहोगे, ये लूप 1 में द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, लूप 2 में करंट इज क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट बताओ। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इधर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हियर इज ए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट यू डू, यू आर पुलिंग ए ट्रायंगुलर लूप, ये ट्रायंगुलर लूप को आप खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। सपोज यू आर ट्राइंग टू पुल दिस लूप आउट। जब ये लूप को आप खींच के बाहर लेने की कोशिश करोगे, ये लूप को खींच के आप बाहर लेने की कोशिश कर रहे हो, तो पक्का इसमें कुछ करंट तो होगा। यू आर पुलिंग इट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर विल बी सम करंट। कोई पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप फटाफट बता दोगे, क्योंकि ये फील्ड अंदर की तरफ था, जैसे जैसे ये लूप बाहर जाने लगा तो आप देख रहे हो कि इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, inward flux is decreasing, current will try to produce inward flux, so the current will be clockwise. My question is not that. हाँ, मेरा क्वेश्चन है, in figure shown the triangular loop was pulled out of the field at constant velocity, ठीक है। The current in the loop, ऑप्शन दिया है, current in the loop is constant, increasing, decreasing, भगवान जाने क्या होगा, है ना, भगवान जाने क्या होगा। बताओ क्या होगा, ये अगर हम लूप को खींच के बाहर निकाल रहे हैं, इसके अंदर जो करंट होगा वो करंट कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। यू आर पुलिंग इट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सोचना है और आपको बताना है कि क्या होगा, दी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा कि क्या होगा। सोचो सोचो, देखो, the current is because of EMF. The current is EMF by loop resistance. EMF is again, आपको मालूम है कि जो EMF हो रहा है वो EMF is d phi by dt. रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, हर dt सेकेंड में कितना फ्लक्स बदल रहा है। अच्छा, पहला dt सेकेंड में जब ये लूप कुछ dt सेकेंड में थोड़ा सा आगे गया तो आप कहोगे कि ये वाला फ्लक्स घट गया, दिस फ्लक्स डिक्रीजेस, क्योंकि dt सेकेंड में कितना जाएगा, v0 dt। बट नेक्स्ट dt सेकेंड में ये वाला फ्लक्स घट जाएगा। सो व्हाट यू फाइंड, चेंजिंग फ्लक्स इन ईच कंसेक्यूटिव dt सेकेंड्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। पहला dt सेकेंड में थोड़ा सा फ्लक्स घट गया, दूसरा dt सेकेंड में और थोड़ा फ्लक्स, ज्यादा फ्लक्स घट गया, जैसे जैसे निकलते जाएगा मोर एंड मोर चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस फॉर एवरी dt सेकेंड्स। तो क्या कहोगे, d phi by dt इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, इंक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीज कर रहा है, व्हाट विल हैपन टू करंट, करंट विल आल्सो इंक्रीज। सो इन ईच consecutive dt seconds the change in flux d phi is more or more नहीं increasing, is increasing। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका d phi इंक्रीज कर रहा है। d phi अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि EMF will also increase, EMF भी बढ़ जाएगा। अगर EMF बढ़ जाएगा तो आप कहोगे करंट will also increase। समझ में आया क्या? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ये चीज समझ में आना चाहिए। सो
डी फाई बाई डी टी इंक्रीजेस एंड आई इंक्रीजेस। अगर ये ऐसे ट्रायंगल नहीं होता तो आप क्या कहते? सपोज हम कहेंगे हियर इज ए बाउंड्री ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर हुआ यूं है कि कोई एक सर्कुलर रिंग को आप खींच के बाहर ले रहे हो। हाउ विल कमेंट अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड नाउ? अगर इसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच रहे हो बाहर की तरफ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच रहे हो बाहर की तरफ, क्या कहोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट, इट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फास्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, क्या होगा? ये जैसे जैसे आप खींचोगे यू विल सी डी फाई इज इंक्रीजिंग, कुछ समय के बाद अगेन डी फाई विल बी डिक्रीजिंग, तो क्या कहोगे? द करंट विल फास्ट इंक्रीज देन विल अगेन डिक्रीज। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये चलो, आपको बढ़िया समझ में आ रहा है, अच्छा समझदार बन गए हो आप लोग। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।